चाइना 70 साल पहले दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक, आज दुनिया की ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक पावर बन चुका है। 1990 में जो चाइना भारत से गरीब हुआ करता था, वो आज जीडीपी के मामले में भारत से 4.5 गुना अमीर है। पिछले कुछ सालों में चीन ने 85 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। चाइना के इकोनॉमिक मिरेकल की कहानी पूरे दुनिया को इंस्पायर करती है और इसमें भारत के लिए काफी कुछ सीखने लायक। आज जानते हैं क्या थे वो 5 मेन रीजन जिनके कारण चाइना इतना अमीर बना। नंबर 1, रिफॉर्म्स। 1950 में माओ जेडोंग ने एक मूवमेंट चलाया, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये मूवमेंट 20वीं सदी का सबसे बड़ा ह्यूमन डिजास्टर साबित हुआ, जिसमें 1 से 4 करोड़ चाइनीज लोग मारे गए भूखमरी के कारण। चाइना की किस्मत तब बदली जब 1976 में माओ की डेथ हो गई और चाइनीज सत्ता चले गई दंग शाओपिंग के पास। दंग शाओपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैसला था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यानी इकोनॉमी को खोल देना। ये काम भारत में भी हुआ, लेकिन 1990 के बाद, इसीलिए आज भारत इकोनॉमिक टर्म्स में चाइना से 20 साल पीछे चल रहा है। रीजन नंबर 2, यूएसए। आपको बहुत हैरानी होगी अगर मैं कहूं कि चाइना को अमेरिका ने अमीर बनाया। 1979 में चाइना ने अमेरिका के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए। इसके बाद चाइना के सस्ते लेबर और सस्ते जमीन का फायदा उठाने के लिए अमेरिका से भारी मात्रा में पैसा चाइना में बहने लगा। इसी के बाद शुरू हुआ चाइना का इकोनॉमिक मिरेकल। रीजन नंबर 3, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चाइना ने कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिक लोकेशंस पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का निर्माण किया। इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है शेंजन को हांगकांग से करीब होने की वजह से और समुद्र से सटे होने की वजह से डबल फायदा मिला। सस्ते लेबर कॉस्ट और सस्ते जमीन की वजह से जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे वो सभी हांगकांग से शेंजन में शिफ्ट हो गए। इसके अलावा उस समय के जितने भी बड़े जापानीज कंपनीज थे जैसे कि सोनी, उन सभी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शेंजन जैसे एसईजेड्स में एस्टैब्लिश कर दिया। यानी हांगकांग और जापान की कंपनियां शेंजन जैसे शहरों में अपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का निर्माण करवाती और ठीक वहीं से उनके पोर्ट का इस्तेमाल करके उन गुड्स को सीधे यूएसए और यूरोप में एक्सपोर्ट करती। इससे चाइना का एक्सपोर्ट धीरे धीरे मजबूत होता गया और इन कंपनियों को देख देख के लोकल चाइनीज कंपनीज भी खड़े हो गए, जिन्होंने सेम ही काम करना शुरू कर दिया और भी सस्ते दामों पे। रीजन नंबर 4, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके देश में आए तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होता है। चाइना ये बात काफी पहले समझ गया। एक्सपोर्ट के जरिए जितना भी पैसा चाइना कमाता, उसने उसका बहुत बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दिया, जिसके वजह से विदेशी कंपनियों का चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बैठाना और भी ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो गया। एक इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि अगर भारत और चीन जैसे देश को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनना है तो उन्हें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिनिमम 6.5% खर्चा करना होगा अपने जीडीपी का। अब अगर हम पिछले कुछ दशकों में देखें तो भारत ने अपने जीडीपी का सिर्फ 3.5% खर्चा किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी लगभग आधा। वही अगर हम इसे कंपेयर करें चीन से तो उसने 9% से ज्यादा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट किया है। यही वो फर्क है जो आज हमें भारत और चीन में साफ तौर पे दिखाई देता है। रीजन नंबर 5, कंज्यूमर गुड्स। आजादी के बाद भारत ने जहां अपना फोकस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के ऊपर दिया, तो वही चाइना ने अपना फोकस स्मॉल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज के ऊपर रखा। आज भी चाइना का एक्सपोर्ट में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो कंज्यूमर गुड्स और कंपोनेंट्स। कंज्यूमर गुड्स से आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट, बच्चों के खेलने वाले खिलौनों से लेकर के टीवी और स्मार्टफोन्स तक हो सकते हैं। वहीं कंपोनेंट्स वाला हिस्सा भी चाइना को आज बहुत बड़ी ताकत देता है। आज इंडिया में अगर आपको कोई भी चीज बनाना है, फिर चाहे वो एक स्मार्टफोन हो, एक कार हो या फिर एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी दवाई, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी रॉ मटेरियल चाइना से होकर के आता है। चाइना ने फिनिश गुड्स से ज्यादा उनके अंदर लगने वाले कंपोनेंट्स के ऊपर ध्यान दिया। आज मेक इन इंडिया के नाम पे कई सारी कंपनियां इंडिया में स्मार्टफोन और लैपटॉप्स असेंबल करती है, लेकिन उनमें लगने वाले बैटरीज और सेमीकंडक्टर चिप्स आज भी चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। ठीक इसी तरह से भारत में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, लेकिन उसमें भी जो ज्यादातर रॉ मटेरियल है वो चीन से आते हैं, यानी चीन के बिना हम अपनी दवाइयां बना भी नहीं सकते हैं। पर हमेशा की तरह जो चीज ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही पड़ता है और चाइना का भी सूरज अब धीरे धीरे ढलने लगा है। चाइना के स्लो डाउन के पीछे 2 मेन कारण है। पहला रीजन है चाइना का महंगा होता लेबर और दूसरा है चाइना में बढ़ता एज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अपने नुकसान भी होते हैं। अब चाइना में इतना ज्यादा पैसा आ चुका है कि वहाँ पे जो एवरेज इनकम है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और वहाँ पे अब मैन्युफैक्चरिंग कराना उतना प्रॉफिटेबल नहीं रह गया है जितना पहले था। दूसरा कारण है चाइना के 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चाइनीज पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बूढ़ी होते जा रही है, यानी वापस से चाइनीज पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगी। इसके अलावा चाइना में बढ़ता इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी एक बहुत बड़े चिंता का विषय है, पर चाइना ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। अब सोचिए अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है लेकिन आपके पास काम करने का एनर्जी नहीं बचा है तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आप लेंडिंग करेंगे, यानी अपने पैसों को उधार पे देंगे, जिसके वजह से आप आसानी से घर बैठे इंटरेस्ट कमा सके। चाइना भी बिल्कुल यही कर रहा है। पर चाइना की एक और बहुत खास बात यह है कि चाइना में इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट एक साथ मिल करके काम करते हैं। चाइना अब अपने पैसे दुनिया भर के डेवलपिंग कंट्रीज को दे रहा है। चाइना पहले तो दुनिया के किसी एक गरीब कंट्री में किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को
लेकर के डील कर लेता है। इस डील के तहत चाइना ही उस गरीब देश को पैसा उधार दे रहा होता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम है वो मिलता भी किसी चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही है। यानी चीन जो इन कंट्रीज को उधार देता है वो पैसा ये कंट्रीज चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी को देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। सोचिए क्या स्मार्ट तरीका है, पैसा चाइना के हाथों से निकलता है, इन गरीब कंट्रीज के हाथों से होता हुआ वापस चाइना में ही आ जाता है। वहीं इन गरीब कंट्रीज से चाइना इंटरेस्ट भी वसूल कर लेता है और जब ये गरीब कंट्रीज अपने इंटरेस्ट या फिर पूरा का पूरा प्रिंसिपल वापस चाइना को नहीं चुका पाते हैं तो यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट बीच में कूद जाता है। चाइनीज सरकार इन कंट्री से कहता है कि हम तुम्हारा कर्ज माफ कर देंगे, बदले में ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें लीज पे दे दो, यानी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये हमें भाड़े पे दे दो। और फ्यूचर में चाइना ऐसे सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और रोड्स का इस्तेमाल अपने मिलिट्री के लिए करेगा, जिससे चाइना की जो मिलिट्री पावर है वो पूरी दुनिया में फैल जाएगी, ठीक अमेरिका की तरह। इस पूरे चक्र को डेट ट्रैप यानी कर्जा जाल कहा जाता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, इस पूरे कहानी में भारत के लिए क्या है सीखने लायक। भारत के लिए पहला लेसन है कि अमेरिकी सेना से नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनी से दोस्ती करो, क्योंकि जो कंट्री अमेरिका से मिलिट्री रिलेशन बनाते उनका हालत अफगानिस्तान और सीरिया जैसा हो जाता है, पर जो कंट्री अमेरिका से इकोनॉमिक रिलेशन बनाते उनका हालत चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसा होता है। दूसरा पॉइंट, हर एक भारतीय को ये समझना जरूरी है कि मैंने जो 5 रीजंस बताए चाइना के डेवलपमेंट की, ये सभी रीजंस 1980 और 90 के लिए वैलिड थे। आज का जमाना बदल चुका है। भारत की सरकारें आज 2021 में चाइना के 1970 मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, जो कि बुरी तरीके से फेल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है चाइना का ग्रीन इनिशिएटिव। चाइना खुद को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ले जा रहा है, जिससे फ्यूचर में चाइना को काफी फायदा होगा और ये आज के वक्त की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ईवी मार्केट है। पिछले साल चाइना में 13 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं, जो कि पूरे दुनिया का 41% है। इसके कंपैरिजन में इंडिया का टोटल सेल नंबर है 2,36,000। अगर हम सोलर पैनल्स को देखें तो चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी सोलर कंपनियां चाइनीज है। अब इंडिया में जिस हिसाब से धूप पड़ता है, सोचिए इंडिया में कितना बड़ा पोटेंशियल है सोलर पैनल्स का, जो कि अनटैप्ड है। इन फील्ड्स में सरकार भी काफी बड़ा कदम उठा सकता है, जैसे कि ईवी के फील्ड में सरकार ये नियम बना सकता है कि भारत में जितने भी पेट्रोल पंप है उनमें एक सुपर चार्जर लगाना जरूरी है, जिससे पूरे देश भर से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग का जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा। यानी कुल मिला के बात ये कि अगर भारत को सीखना ही है तो चाइना के 1980 वाले कदम से ना सीखे, बल्कि आज देखे कि आज के डेट में चाइना अपने फ्यूचर को लेकर के कौन से एक्शंस ले रहा है। और भारत को भी अपना ज्यादातर ध्यान फ्यूचर के टेक्नोलॉजीज के ऊपर देना चाहिए, जो कि आने वाले 20-30 सालों में दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अमेरिका इतना पावरफुल कैसे बना, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में यूएसए या अमेरिका लिख दीजिए और वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर दे दीजिए। इंडियन आर्मी से जुड़े अमेजिंग टी शर्ट्स आप हमारे ऑफिशियल स्टोर बलिदान से खरीद सकते हैं। बलिदान का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।